गुड इवनिंग। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आपकी स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने वेंटिलेशन सब्जेक्ट का जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछे जाने वाली, गेट के एग्जाम में पूछे जाने वाली जो क्वेश्चन पेपर थी उसको अपलोड किया था, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का जो वीडियो था वो मैं अपलोड कर चुका था और उसकी लिंक मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 21 के आगे बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका सॉल्यूशन को अपलोड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है यूट्यूब चैनल की, उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में भी जो है फॉलो कीजिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को, और एग्जाम में पास होकर सर्टिफिकेट गेन कीजिए, साथ ही अपना प्रमोशन पाइए। कोल कंपनी, नॉन कोल कंपनी में जॉब पाने वाले फ्रेंड्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो कंटिन्यूअस हमारी वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करते शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? द वेलोसिटी प्रेशर मेजर्ड बाय ए पिटेड ट्यूब इज 144 पास्कल। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। ऑप्शन को देखने के पहले फ्रेंड्स मतलब समझ लेते हैं। वेलोसिटी प्रेशर पिटेड ट्यूब से मेजर की जा रही है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 144 पास्कल। अब कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ एयर को मीटर पर सेकेंड में, और नॉर्मल डेंसिटी एयर की दी हुई है 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर में। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि जब पिटेड ट्यूब से आप पिटेड ट्यूब से जब आप प्रेशर मेजर करते हो, वेलोसिटी प्रेशर मेजर करते हो, यानी कि एमएम ऑफ वाटर गॉज मेजर करते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला दी हुई है ईएमटी के वॉल्यूम 2 में डीजे देशमुख द्वारा। जो वेलोसिटी ऑफ एयर है 4.43 रूट ओवर, यानी कि रूट के अंदर में वाटर गॉज और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये W है, जिस मेरी कर्सर घूम रही है फ्रेंड्स, ये इसकी फार्मूला है, जिसमें 4.43 रूट ओवर वाटर गॉज और डिवाइडेड बाय W से करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो आपकी W एयर डेंसिटी रहेगी, जो कि 1.2 kg पर स्क्वायर पर केजी पर क्यूबिक मीटर में दी हुई रहती है। और वाटर गॉज जो है वो वेलोसिटी प्रेशर आपको दी हुई है किसमें 144 पास्कल में दी हुई है, पास्कल में दी हुई है। तो उसको आप जो है चेंज करना होगा किसमें, केजी पर स्क्वायर मीटर में। केजी पर स्क्वायर मीटर में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि 1 पास्कल बराबर 0.1 kg पर स्क्वायर मीटर होता है, या उसी को हम लोग 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, जिसकी जरूरत यहाँ पे 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की नहीं है। लेकिन 1 पास्कल बराबर 0.1 kg पर स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पास्कल को आपको केजी पर स्क्वायर मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको पिटेड ट्यूब के लिए दी गई रहती है वो एमएम ऑफ वाटर गॉज में दी रहती है, जिसको केजी पर स्क्वायर मीटर कहते हैं। तो यहाँ पर 0.1 से आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 144 को, तो 14.4 kg पर स्क्वायर मीटर आएगी। और वाटर गॉज वेलोसिटी प्रेशर आपको जो है 144.4 जो होगी वो केजी स्क्वायर मीटर वैल्यू आप दी हुई है प्रश्न में। अब यहाँ पर हम लोग जो है जब वेलोसिटी ऑफ एयर की वैल्यू रखते हैं 4.43 रूट ओवर वाटर गॉज बटे जो W, तो 14.4 रख लिए उसकी जगह पे, और 1.2 जो वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड करेंगे तो रूट में 12 आएगी। रूट 12 की वैल्यू 3.46 होगी। यहाँ पे 4.43 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.34 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, तो जो कि मैच कर रही है किससे, 15.48 से। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे के बढ़िएगा। यहाँ पर वेलोसिटी प्रेशर 0.4 लिखी गई है, 0.4 नहीं दी हुई है प्रश्न में, 144 दी हुई है। इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको बैक स्पेस से जाएंगे और ये जो है इसको हटा दिए। ये आपको प्रश्न में दी हुई थी, ये आपने निकाला और इसकी वैल्यू को पुट करके आपने बड़ा कर लिया। अब इस स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर देते हैं।
अब ये आपने टिक लगा लिया होगा आंसर सी को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पिटेड ट्यूब है जिसको मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। वेलोसिटी प्रेशर को आपने मीटर पर सेकंड में जब निकालना होगा तो 4.43 रूट ओवर वाटर गॉज बटे डब्ल्यू यूनिट डेंसिटी ऑफ एयर रहती है जो कि 1.2 kg पर स्क्वायर मीटर की रहती है। भी जो है 4.015 अगर 1.2 की वैल्यू इसमें रख करके डिवाइड करें तो ये जो है 4.015 वाटर गॉज भी होगी। अप्रोक्सीमेटली 4 के लगभग रहती है, 4 रूट ओवर वाटर गॉज रहती है। तो भी जो है वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड यूनिट पर ध्यान देना होगा। वाटर गॉज प्रेशर इन mm ऑफ वाटर गॉज इन, या फिर उसी को kg पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ एयर इन kg पर मीटर स्क्वायर हो गए। यहाँ पर पिटेड ट्यूब आपको दिया हुआ है और पिटेड ट्यूब के जो पार्ट्स हैं उसको स्टडी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इन केस ऑफ कोल सीम कंटेनिंग लेस देन 30% ऑफ वोलेटाइल मैटर, 30% से कम वोलेटाइल मैटर है कोल सीम में। ऑन ड्राई एज फ्री बेसिस द फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन अंडरग्राउंड वर्किंग शैल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग एट लीस्ट हाउ मच % ऑफ द इनकम्बस्टिबल मटेरियल। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न, मतलब समझ लेते हैं ऑप्शन पढ़ने के पहले कि कोल सीम में जो कि 30% से कम है वोलेटाइल मैटर जो कि ड्राई एज फ्री बेसिस पर निकाला गया है। अब यहाँ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट जो होती है वो अंडरग्राउंड की जो अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट के लिए जो फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए वर्किंग को जो मिक्सचर कंटेनिंग की जाएगी उसमें वो कितनी % की इनकम्बस्टिबल मटेरियल रहेगी वो पूछा प्रश्न। इसके तहत जो है CMR जो 144 का 3 है एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल, एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल 144 जो रेगुलेशन है उसकी 3 नंबर पॉइंट में कहा हुआ है कि every part of the mine which is not naturally wet throughout or which is not isolated by explosion proof stopping shall be treated। जो explosion proof stopping से isolated नहीं है या जो naturally wetted नहीं है उस ऐसे प्रत्येक जगह के लिए every part के लिए with fine incombustible dust in such manner and at such interval as will ensure that the dust on the floor, roof side and any support or structure shall always consist of mixture containing not less than 75% of the incombustible matter in case of coal seam containing less than 30% volatile matter on dry as free basis। तो यहाँ पर आपकी आ चुकी है प्रश्न की जो लाइन है उसी में लिखी हुई है लेस देन 30% volatile matter on dry air basis। तो यहाँ पर कंटेनिंग जो होगी इनकम्बस्टिबल डस्ट की वो 75% से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर 75% से कम नहीं होगी वाली कोई पॉइंट दी हुई है क्या? तो 75% से कम नहीं होगी वाली सभी पॉइंट दिए हुए हैं, तो कम वाले पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए आंसर ई नन को टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। और दूसरी लाइन आप रेगुलेशन की पढ़ लीजिए कि एंड 85% ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट इन केस ऑफ कोल सीम कंटेनिंग मोर देन 30%। अगर 30% से मोर देन अगर इनकम कंटेन कर रहा है वोलेटाइल मैटर तो उस केस में जो है आपको 85% से अधिक इनकम्बस्टिबल डस्ट की छिड़काव करनी होगी। तो ये रही आपकी रेगुलेशन 144 की 3 नंबर। इसमें आप और इसको भी पढ़ सकते हैं कि विथ वाटर इन सच मैनर एट सच इंटरवल एज विल इंश्योर दैट द डस्ट ऑन द फ्लोर, रूफ साइड एंड एनी सपोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑलवेज कंबाइंड विथ नॉट लेस देन 30% बाय वेट ऑफ वाटर इन इंटीमेट मिक्सचर। यानी कि 30% वाटर जो है स्प्रे की जाएगी जब आप स्टोन डस्ट से उस इनकम्बस्टिबल डस्ट से जो है नहीं करते हो। तो यहाँ पर 22 का 22 का ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 23 में देखिए क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन बाय ए पर्सन इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द मसल्स टू कैरी आउट एक्सटर्नल वर्क इज नोन एज। तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि प्रोसेस जो कि फूड हम लोग लेते हैं व्यक्तियों के द्वारा उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है और एनर्जी जो मिलती है वो एजेंशियल बॉडी के एजेंशियल
फाइनेंशियल एक्टिविटी के साथ जो मसल्स की एक्टिविटी की जाती है बाहरी वर्क के लिए, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ए नंबर डाइजेशन, बी नंबर कंजप्शन, सी नंबर एक्सर्शन, डी नंबर डिसइंटीग्रेशन, ई नंबर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डाइजेशन ही उसको कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ फूड ब्रोकन डाउन इनटू ए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3, B4 भी रहती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा में ब्रोकन डाउन होती है और उसके साथ जो है हमारी एक्टिविटी, विभिन्न एक्टिविटी हमारी बॉडी या फिर मसल्स जो है करती है। तो क्वेश्चन 23 का आप ये नंबर डाइजेशन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। 24 नंबर में क्या कहता है? यूजुअली फायर डैम्प रिफर्स टू दी गैसेस। फायर डैम्प में जो गैसेस होती है एक्सक्लूडेड होती है फ्रॉम स्टार्टस, स्टार्टस से निकलती है, कंटेनिंग मेनली मीथेन, उसमें मीथेन कंटेनिंग होता है, दैट इज अबाउट कितना % रहती है वो मीथेन, विथ अदर माइनर कंटामिनेंट्स सच एज, कुछ और माइनर कंटामिनेंट्स रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं वो बताना है, 2 चीज, और इथेन, इथिलीन एंड ओकेजनली CO एंड H2S भी रहती है। तो इथेन इथिलीन के साथ कभी जब भी CO और H2S भी रहती है। तो मीथेन जो रहती है उसमें आपको 80 to 96% रहती है। इसके साथ जो है अदर कंटामिनेंट्स जो रहते हैं वो आपको नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथिलीन, इथाइलिन एंड ओकेजनली CO और CH2 तो रहती है। तो आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड कोल डस्ट रिड्यूसेस द लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ मीथेन to 3% with dash gram per cubic meter of dust and to 2% with dash gram per cubic meter of dust। कहने का मतलब कि जो हमारी मीथेन गैस की एक्सप्लोसिबिलिटी की जो लोअर लिमिट है वो घट जाती है कोल डस्ट के कारण से, और वो 3% अगर हो गई है तो उसमें कोल डस्ट की कितनी ग्राम पर क्यूबिक मीटर मात्रा होगी, और अगर घट करके 2% हो जाती है लोअर लिमिट तो डस्ट की कितनी ग्राम पर क्यूबिक मीटर डस्ट होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं देखिए ऑप्शन पढ़ने के पहले आप डायरेक्ट देखिए कि एक जो कृष्णमूर्ति साहब की जो बुक है उसमें बात लिखी हुई है कि 1% ऑफ CH4 बराबर 12 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ डस्ट के इक्विवेलेंट होती है एक्सप्लोसिबिलिटी के तहत। तो इस केस में जो लोअर लिमिट 5.4% है CH4 का, हम लोग जानते हैं कि लोअर लिमिट 5.4% होती है और अपर लिमिट जो है 14.8% होती है। तो डिक्रीजिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो आप 3% कह रहे हैं कि 3% लोअर लिमिट हो गई है, तो 5.4 में से 3% सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 2.4% आ गई। अब कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ डस्ट, इसके कोरेस्पोंडिंग में डस्ट कितनी हो जाएगी? 2.4% आपने कहा है कि 12 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, तो 2.4% ऑफ 12 ग्राम का क्या हो जाएगा? 12/100 इंटू 2.4 कीजिएगा तो 3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो ये आ गई इसके लिए वैल्यू, जो कि आप इसमें पहले ऑप्शन में 3 भरिएगा, तो 3 जो है आपकी बी में है, और जहां तक है 5 आनी चाहिए अगली वाली। तो लोअर लिमिट जब 2% हो जाती है तो उस केस में डिक्रीजिंग वैल्यू जो 5.4 माइनस 2% की जगह 3.4 आएगी। 3.4 आप 12 ग्राम निकाल लेगा तो ये जो है 4.25 का आएगी, लेकिन 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो आंसर बी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। रेफरेंस में मैं लिखा हूं NB कृष्णमूर्ति, एक्स डायरेक्टर ऑफ ACCL, जो कि जिनके द्वारा बुक रची गई है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टेट द रेंज ऑफ एयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विच इज रीजनेबल फॉर कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। तो एक बताना है कि एयर वेलोसिटी की रेंज जो मीटर पर सेकंड में बतानी है, जो कि रीजनेबल कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन को हम लोग को तैयार करती है। तो मैं यहाँ पर EMT जो DG देशमुख की वॉल्यूम 2 है उसकी कट पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी लाइन को पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन आप पढ़िएगा। एयर वेलोसिटी, लो वेलोसिटीज इन कोल माइंस are dangerous from the point of view of methane layering and can cause in uncomfortable environment condition of the working. High velocities are undesirable as they raise dust and the give a feeling of cold to the worker. तो यानी कि बहुत अधिक हवा रहने से कोल्ड फीलिंग महसूस करते हैं वर्कर, और कम हवा रहने से भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में एयर वेलोसिटी एट द वर्किंग फेज शुड बी
बिटवीन 0.5 टू 2 मीटर पर सेकंड, 0.5 से 2 मीटर पर सेकंड के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0.5 टू 2% कंफर्टेबल कंडीशन के लिए सी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कार्बाइड लैंप का विथ रेजिस्टेंट रहती है वेलोसिटी ऑफ एयर 5 मीटर पर सेकंड में, सेफ वर्किंग द वेलोसिटी ऑफ शुड नॉट एक्सीड 2.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर कहते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड से अधिक जो एयर वेलोसिटी होगी वो नुकसानदेह होती है। तो अलग अलग प्लेसेस के लिए जो है अलग अलग एयर वेलोसिटी दी हुई है। शाफ्ट के लिए यहाँ पर 7.5 दी गई है, और जो गाइड रोप जिसमें चलती है ऐसे शाफ्ट में 12.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और जो तो यहाँ पर अलग अलग के लिए अलग अलग वेलोसिटी दी हुई है। कंफर्ट कंडीशन के लिए आपको 0.5 से 2% के बीच में सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एंड हेंस द Atkinson friction factor K can be expressed as a function of the ratio of dash dash, where E is the height of roughening or aspirants and D is the hydraulic mean diameter of the airway or duct, D बराबर 4a/पर। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो F होती है वो एटकिंसन फ्रिक्शन फैक्टर के अंतर्गत है, कैन बी जो कि एक्सप्रेस की जा रही है फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ, किसके रेशियो के फंक्शन के रूप में व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एटकिंसन फ्रिक्शन जो होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग के डिनोट करते हैं, जो कि लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन की फार्मूले पर बेस्ड होती है, उसकी फार्मूले से हम लोग कहते हैं कि P बराबर के एस वी स्क्वायर बाई ए होती है। के P बराबर के एस वी स्क्वायर बाई ए होती है, जो लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन या एटकिंसन फ्रिक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें के जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है। अगर के की बात करें तो पी ए बटे में एस वी स्क्वायर होगी। के बराबर जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, उसी की रेशियो की पूछने की बात कहा है, तो के बराबर आप निकाले तो पी ए बटे में के वी स्क्वायर एस होती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या हो जा रहे हैं, पी अगर कांस्टेंट है और वी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए बाई एस का। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको पाई आर स्क्वायर भी कहते हैं। अगर डक्ट की बात कहा, यहाँ पर देखिएगा एयरवे और डक्ट की बात कहा है तो वो सर्कुलर होगी। सर्कुलर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। और डी के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में अगर कहिएगा, जो कि यहाँ पर रफनेस और एस्पिरेंट जो बोला है, ई बोला है, ई मतलब जो हाइट ऑफ रफनिंग, हाइट ऑफ रफनिंग के मतलब कि जो डक्ट यहाँ पर बन रही है, डक्ट की जो लेंथ है वही हाइट ऑफ डक्ट कहा जा रहा है, जिसको हाइट ऑफ डक्ट की रफनिंग ई से डिनोट किया है, हाइट को डिनोट किया है, लेंथ को डिनोट किया है। और डायमीटर जो है वो डी से डिनोट किया है जो डक्ट की है। तो यहाँ पर आप एरिया की जगह पर जब फार्मूला रखते हैं एरिया का डायमीटर के टर्म में तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। और रविंग सरफेस ये जो है एस जो है रविंग सरफेस है, जिसकी होती है फार्मूला लेंथ या जो हाइट कह रहे हैं आप इनटू पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर हम लोग जब सर्कल की निकालते हैं तो वो 2 पाई आर होती है, जिसकी पाई डी भी कहते हैं। तो यहाँ पर पाई डी हो जाएगी पेरीमीटर, और लेंथ जिसको आप कह रहे हैं, जिसको हाइट भी कह रहे हैं आप उसी को, तो ये जो है यहाँ पर दी हुई है ई, तो पाई डी इंटू ई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो कट रही है पाई से तो पाई कट जाएगी, ऊपर का डी एक नीचे का डी से कट जाएगा, तो ऊपर में जो है बचेगी डी और नीचे में बचेगी 4e। तो डी बटे में 4e, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं कि डी बाई ई। तो डी बाई ई जो है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, द डेली आउटपुट ऑफ ए वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट इज 300 टन एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इज 100 इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। व्हाट इज द एयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन जो ये पूछी है, रेगुलेशन से पूछी है प्रश्न, जो कि 153 जो रेगुलेशन है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के तहत कहता है कि 6 क्यूबिक मीटर पर पर्सन के हिसाब से हवा, और जो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन पर डे के हिसाब से जो कि होगी हवा, वो दोनों में से जितनी हवा अधिक होगी उतनी हवा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में फ्लो होती जाती है, होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 300 टन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें डेली आउटपुट है ये, तो डेली आउटपुट है 300 टन, और इसके लिए टन के हिसाब से यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसके हिसाब से एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन डिस्ट्रिक्ट एज पर प्रोडक्शन के हिसाब से करिएगा तो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन जो पर डे की रहती है। तो 2.5 आप रखे और 300 से मल्टीप्लाई किए तो 750 यानी कि 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट आती है। एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड एज पर द मैन पावर के हिसाब से जो है 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन, जो कि लार्जेस्ट
शिफ्ट में रहती है उसकी बात करते हैं। तो 6 क्यूबिक पर मिनट मीटर पर मिनट पर पर्सन लार्जेस्ट शिफ्ट में, यहाँ पर हम लोग 100% दिया हुआ है लार्जेस्ट शिफ्ट का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगी। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है कौन अधिक है, प्रोडक्शन के हिसाब से अधिकारी है 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो आप 750 क्यूबिक मीटर पर मिनट जो कि बी आंसर है उसको टिक लगाते हुए आगे की बढ़िए। 1 से 2 प्रश्न ऐसी प्रश्न तो आनी ही है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और प्रश्न को सुन करके समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली है कि आप पास हो जाइएगा और प्रमोशन अवश्य ही पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन लक्ष्य एट एनी वर्किंग प्लेस और गोफ एज ऑफ डिप्लेयरिंग पैनल इन इंडियन कोल माइंस। तो वो पूछ रहा है कि क्या है मिनिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन जो कि प्रोवाइडेड इन लक्ष्य में प्रोवाइड की जाती है एट एनी वर्किंग फेस, या कोई वर्किंग फेस में या गो फेज में जो डिप्लेयरिंग पैनल की है जो कि इंडियन कोल माइन के लिए रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल जो 304/1975 का 304 जीएसआर है और डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर जो 36/1969 है 1969 है और जो 42/1961 है, इसकी तहत जो हम लोग डिप्लेयरिंग फेसेस में जो लाइट प्रोवाइड करते हैं लक्ष्य के रूप में वो 15H हॉरिजॉन्टल रहती है और हम लोग जो वर्टिकल लाइट जो देते हैं वो 25 भी देते हैं, तो इस तरह से 30 भी देते हैं। तो इस तरह से जो है आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे क्यों बढ़िएगा। मैं कट पेस्ट करके नेक्स्ट पेज में भी आपको दिखाया हूं कि यहाँ पर जो है देखिए एक टेबल दी हुई है जो ओपन कास्ट माइन के लिए ये जो मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल की बात कहा गया है, इसकी एक वीडियो में डाल चुका हूं जो इल्यूमिनेशन लेवल है जो जीएसआर 304 डेटेड 18/6/1975 की है। इसको आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, इसमें से किसी भी का भी पूछ सकता है आपको, ये जो आपकी दिखाई दे रही है ओपन कास्ट की। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ऑफ अंडरग्राउंड लाइटिंग की बात करता है, जो अंडरग्राउंड लाइटिंग में पिट बॉटम पर 15 से 30 लक्स की जरूरत पड़ती है, मेन जंक्शन में 15 लक्स की, रोडवे में 4 से 5 लक्स की, हॉलेज इंजन रूम, कंट्रोल गियर और हॉलेज ड्रम में 15 लक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिप्लेयरिंग एरिया में जहां लाइटिंग की बात करते हैं तो 15 लक्स हमको 250 वाट के 4 बल्बों के साथ समूहों के साथ मिल जाती है। तो 15 लक्स ये आप डिप्लेयरिंग एरिया की बात कर रहे थे, तो वैसी यहीं पर आंसर मिल रही है आपकी। और या तो फिर इसके साथ 100 वाट के 6 बल्बों का समूह से 6 से 7 मीटर डिप्लेयरिंग फेस से आप दूर रख करके करते हैं। लेकिन डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस में इल्यूमिनेशन लक्ष्य जो होगी 15 लक्ष्य ही होगी, लेकिन उसमें हम लोग कैप लैंप के समूहों द्वारा जो 15 से 20 कैप लैंप होते हैं उनको एक साथ एक स्टैंड में खड़ा करके हम लोग लाइटिंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स एक बार प्रश्न आ चुकी है उनकी पर स्क्वायर फीट में भी जो है ल्यूमेन जो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट बराबर 10 लक्स होती है, इसको याद रखिएगा। इस पर भी एक प्रश्न पूछी जा चुकी है आपकी 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट बराबर 10 लक्स होती है। तो आपकी पर स्क्वायर ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट में भी आपके प्रश्न पूछी जा रही है। लक्स इज द इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आप आंसर आप दे चुके हो 15 लक्स 30 हॉरिजॉन्टल, तो अब 30 वर्टिकल। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। व्हाट विल बी द प्रेशर ड्रॉप इन द गैलरी इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलरी इज 0.15 यूनिट इन न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -8 एंड क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द गैलरी इज 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप कितनी हो रही है गैलरी में उसको बताना है। रेजिस्टेंस ऑफ द गैलरी दी हुई है 0.15 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -8 और क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द गैलरी क्यू आपको दिया हुआ है बराबर आर क्यू स्क्वायर होता है। प्रेशर ड्रॉप इन गैलरी के लिए बात करते हैं तो आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.15 और क्यू की वैल्यू 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड में रहनी चाहिए फार्मूला के अनुसार, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 केजी पर स्क्वायर मीटर आएगी। लेकिन ये केजी पर स्क्वायर है और आपको पूछ रहा है कि इस प्रश्न में के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें पास्कल में पूछ रहा है। तो पास्कल में निकालने के लिए 1 केजी पर स्क्वायर मीटर बराबर, अभी पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि 1 केजी पर स्क्वायर बराबर 10 पास्कल होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 150 पास्कल आ जाएगी। यहाँ पर भी मैं लिखा हूं कि 10 पास्कल बराबर 1 केजी पर स्क्वायर मीटर होता है। तो आंसर बी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन को मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके रखा हूँ EMT वॉल्यूम 2 का। वेयर एयर पासेस इन ए माइन इट हैज ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द शाफ्ट्स इंक्लाइंड एंड आल्सो ऑफ द फ्लोर, रूफ, साइड एंड द एयर रोडवे, द प्रोप्स, बार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इट्स पैसेज, द लॉ व्हिच गवर्न्स द पैसेज ऑफ एयर इन द माइन आर एज P बराबर KS V स्क्वायर बाई A। इससे 1 से 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। P बराबर KS V स्क्वायर बाई A, P बराबर KS Q स्क्वायर बाई AQ। ये दोनों फार्मूले में जितने टर्म आए हैं सबको यूनिट को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। P जो है प्रेशर एब्जॉर्ब्ड इन kg पर मीटर स्क्वायर और mm ऑफ वाटर गॉज है। K कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको कूलम्बर में लेंगे। S रबिंग सरफेस है जो कि मीटर स्क्वायर में लेंगे, जो कि पेरीमीटर इंटू लेंथ होती है। V जो है वेलोसिटी ऑफ एयर होती है इन मीटर पर सेकंड में होती है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोडवे होती है जो कि मीटर स्क्वायर में लेंगे। Q इज द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड लेंगे। याद रखना होगा क्यूबिक मीटर पर मिनट में नहीं लेना है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन जिसको एटकिंसन फार्मूला भी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा एटकिंसन फार्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि ये जो प्रश्न थी 30 नंबर की, वो आपको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़े हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 31 प्रश्न में क्या कहता है, वाइल कैलकुलेटिंग हीट फ्रॉम मेन, जब हम लोग मेन से निकलने वाली जो हीट होती है उसको कैलकुलेटिंग करने की बात करते हैं, जो इसमें ड्यू बॉयस हैड गिवन ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द बॉडी सरफेस ऑफ मैन की बॉडी सरफेस की जो हीट निकलने वाली है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो बॉडी सरफेस की एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बराबर, यहाँ पर दिया भी है बॉडी सरफेस ऑफ मैन, ये बराबर 0.2024 मीटर की पावर 0.425 इंटू h टू द पावर 0.725 in which A, M और H stands for ए कैपिटल ए क्या है, स्मॉल एम क्या है, एच क्या है, वो व्यक्त करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या आता है, एरिया ऑफ माइन इन मीटर स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी इन केजी एंड हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कैपिटल ए जो हो गई एरिया ऑफ द मीटर स्क्वायर हो गई इसके अनुसार, और एच एम जो हो गई मास ऑफ द बॉडी हो गई इन केजी में, और एच जो हो गई हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर रिस्पेक्टिवली हो गई। तो यहाँ पर बी नंबर देखते हैं, एरिया ऑफ माइन इन मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइन मीटर स्क्वायर कह रहा है, ये जो एम स्मॉल एम है मास ऑफ द बॉडी इन केजी है, और एच इज द हाइट ऑफ द गैलरी इन मीटर है। सी नंबर एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि कैलकुलेटिंग द बॉडी सरफेस ऑफ द मैन, जब बॉडी सरफेस ऑफ द मैन कैलकुलेट करने के लिए ये बराबर कह रहा है, तो ये जो है डेफिनेटली होगी कि सी नंबर से मैच कर रही है, एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस इन मीटर स्क्वायर। तो आप सी पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी इन केजी, स्मॉल एम जो है मास ऑफ द बॉडी इन केजी है एंड हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर है, तो एच जो है हाइट ऑफ द बॉडी इन मीटर है। तो आंसर सी को आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन डी पढ़ सकते हैं। पढ़िए पहले एरिया ऑफ द गैलरी सरफेस इन मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल ए को एरिया ऑफ द गैलरी इन मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कट पेस्ट करके गूगल से रखा हूं। द फर्स्ट ऑफ दिस फार्मूला वाज प्रपोज्ड इन 1916 बाय द ड्यू बॉयस, एंड ड्यू बॉयस जो कि क्या कहती है, बीएसए यानी कि जो आप कैलकुलेटर कर रहे हैं बॉडी सरफेस ऑफ ए बॉडी सरफेस एरिया। तो बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर जो निकालिएगा वो वेट होगी, जो कि मास कह रहे हैं केजी के पावर 0.425 इंटू हाइट जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.725 इंटू यहाँ पर सेंटीमीटर देने के चलते ये 0.007184 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ये बराबर जो दिया हुआ है 0.2024 दिया हुआ है। तो ये आपकी एच जो है मीटर में यहाँ पे है, इसलिए ये यहाँ पर अलग है, और ये सेंटीमीटर में जो है इसके कारण से अलग है। इट इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड द हाइट ऑफ ओनली 9 पेशेंट इंक्लूडिंग जस्ट ए चाइल्ड। तो ये आप सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे आप बॉडी की सरफेस एरिया हीट एग्जॉस्ट जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन T1 इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन ऑफ द वेपर टेक्स प्लेस। तो T1 एक टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पर कि बॉडी जो होती है वो विच इवेपोरेशन वेपर टेक प्लेस, जहां पर कि इवेपोरेशन जो है उत्पन्न होती है। T2 एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एट विच द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टेक प्लेस, जहां पर कि कंडेंसेशन
कंडेंसेशन वाली टेम्परेचर है, देन आइडियल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी एक्सप्रेस। तो आइडियल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी फॉर्मूला होगी, T1 बटे T2 माइनस T1 होगी, या T1 बटे T2 होगी, या सी नंबर का है T2 माइनस T1 बटे T1 होगी, या फिर डी नंबर का है T1 बटे T1 माइनस T2 होगी, नन ऑफ द अबव होगी। अब यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल एक बात कही गई है जिसमें रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल भी कही गई है। तो यहाँ पर जो आपकी दिखाई दे रही है पिक्चर में कि एक कंडेंसर है जो कि QN व्यक्त कर रहा है, और यहाँ पर जो इवेपोरेटर है जो कि QL व्यक्त कर रहा है। कोल्ड मीडियम जो कि TL टेम्परेचर को दर्शा रहा है, और वार्म मीडियम जो कि TH टेम्परेचर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप नीचे में देखिएगा कि कॉप जो है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो दी हुई है 1/T H बटे में TL माइनस 1 दी हुई है। तो TH बटे में TL माइनस 1, अब अगर आप TL इसको एलसीएम लेकर के माइनस कीजिएगा तो TH माइनस TL बटे में TL होगी, TL ऊपर चली जाएगी, TL आपका T1 है तो T1 ऊपर चली गई और T2 माइनस T1 नीचे की ओर बचेगी। तो आंसर जो होगी T1 बटे T2 माइनस T1, ये फार्मूला होगी जो कि आपकी इनके द्वारा जो निकाली गई फार्मूला है गूगल के द्वारा, तो वो मैं आपके सामने रखा हूं। आंसर एक को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। एक कंडेंसेशन और इवेपोरेशन से संबंधित है जिसमें आप पढ़ करके और डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव डैश डैश एंड और द हार्ट रेट एक्सीड्स डैश डैश बीट्स पर मिनट, हीट टॉलरेंस दैट मे अल्टीमेटली लीड टू हीट स्ट्रोक। तब हीट स्ट्रोक जब हो जाती है व्यक्ति को तो उस समय बॉडी टेम्परेचर कितना से ऊपर हो जाती है और हार्ट रेट जो होती है वो कितना बीट पर मिनट से अधिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको हीट स्ट्रोक होने पर 39 डिग्री पॉइंट समथिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होती है, 40 डिग्री को अप्रॉक्स, तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 273 से प्लस करना होगा। 273 से प्लस जब कीजिएगा तो वो जो आएगी वो 312 केल्विन के बराबर आएगी। 312 केल्विन यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो बॉडी की जो हार्ट की जो रेट होती है वो बीट्स पर मिनट में बढ़ के 140 से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर 140 जो डी आंसर होगी उसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं लिखा हूँ, ड्यूरिंग हीट स्ट्रोक द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव द 312 केल्विन या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हार्ट रेट एक्सीड 140 बीट्स पर मिनट। तो ये 33 की आंसर आप दे चुके हैं। अब देखिए 34 में क्या कहता है, द रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू द डैश डैश वेयर V वेलोसिटी ऑफ फ्लो, D इज डायमीटर ऑफ द डक्ट, P इज टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, U इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। रेनॉल्ड नंबर जो होती है वाटर पाइप में फ्लो होने वाली जो लिक्विड होती है, जनरली वाटर हम लोग पंपिंग करते हैं तो वहां पर इसकी उपयोग करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो उसकी फार्मूला क्या होती है। देखिए मैं कट पेस्ट करके रखा हूं गूगल से यहाँ पे कि RE बराबर रेनॉल्ड नंबर बराबर PVD बटे में म्यू। यहाँ पर म्यू जो है आपकी U दी हुई है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो रो दी हुई है, और V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दी हुई है, और D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप दी हुई है। तो यहाँ पर रो VD जो कि आप ये कह सकते हैं कि V जो वेलोसिटी है आपकी, V जो वेलोसिटी है, D डायमीटर है, और P जो है यहाँ पर आपकी डेंसिटी है। तो ये जो फार्मूला A है यही जो है रेनॉल्ड नंबर कहलाएगी। आपको याद रखना होगा शब्दों में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू डायमीटर ऑफ पाइप बटे में डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो कि रेनॉल्ड नंबर निकालने जाएगी फ्रेंड्स। तो ये 34 नंबर हो गई। अब देखिए 35 नंबर, व्हाट विल बी द प्रेशर डेवलप्ड इन पास्कल अगेंस्ट एन इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ 2 मीटर स्क्वायर एंड एयर क्वांटिटी फ्लो of 10 cubic meter per second. Consider the Indian mining condition where the temperature and humidity of the air are generally high. The value of density of air is less than 1.2 kg per cubic meter. तो यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी दी हुई है एयर की, क्वांटिटी दी हुई है, और ओरिफिस इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन दी हुई है। जैसे इक्विवेलेंट ओरिफिस दी हुई है, एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्रेशर जो डेवलप्ड इन एरिया बराबर जो होगी 1.2 Q रूट P होती है। ये जब अगर मीटर
क्यूबिक मीटर पर सेकंड में दी हुई है अगर क्वांटिटी, तो उसके लिए हम लोग 1.2 क्यू रूट पी फार्मूला लगाते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, जो इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन के लिए जो फार्मूला है वो 1.2 क्यू रूट ओवर पी है। तो उसमें जो आपकी ए जो है इक्विवेलेंट ओरिफिस इन स्क्वायर मीटर होगी, क्यू जो होगी क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड होगी, पी जो है प्रेशर कॉजिंग फ्लो इन पास्कल होगी, पीए होगी। तो इस केस में पास्कल में आपको अगर निकालना है तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा। अब फार्मूला में पुटअप कीजिए 1.2 क्यू की वैल्यू 10, रूट पी की वैल्यू जो होगी वो पी की वैल्यू आपकी दी हुई है, प्रेशर कितनी दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है आपकी पास्कल, एरिया आपकी दी हुई है, यहाँ पर एरिया दी हुई है 2 मीटर स्क्वायर, 2 यहाँ पर पुट करेंगे बराबर 1.2 इंटू 10 रूट पी ही रहेगी। रूट पी बराबर जब कहिएगा तो ये जो है 2 नीचे आ जाएगी, लेकिन इससे 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई 12 आएगी, 12/2 जो होगी 6 होगी, तो रूट पी बराबर 6 होगी। बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए तो पी बराबर जो होगी 36 पास्कल आ जाएगी। आंसर नंबर सी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे मैं लाने के पहले ये जो इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन जिसकी फॉर्मूला आपको ए बराबर 0.385 क्यू बाई रूट पी आपको ये याद रखना है, या 0.385 बटे रूट आर जो कि विस्बेच में रहता है। तो यहाँ पर कैपिटल ए जो होगी इक्विवेलेंट ओरिफिस इन मीटर स्क्वायर रहेगी, क्यू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड रहेगी, पी प्रेशर रहेगा एब्जॉर्ब इन केजी पर मीटर स्क्वायर या एमएम ऑफ वाटर गॉज में, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एसआई यूनिट में जब आप पास्कल में निकालना चाहते हैं प्रेशर को, या फिर पास्कल में दिया हुआ हो प्रेशर, तो उस केस में आप ए बराबर 1.2 क्यू रूट बाई पी, जो कि आप इसको यूज करके फॉर्मूला आप निकाले हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, या उसी को आप क्यू बाई पी को चेंज करके आर में निकाल सकते हैं 1.2 रूट ओवर आर। तो ये फार्मूला है, लेकिन रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी यहाँ पर न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पर की पावर -8 होगी, याद रखना होगा। एक चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि 1 विस्वेच बराबर 9.81 न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर -8 होती है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि 4 फार्मूला कहिए, मैं एक अपने से लिखा हूँ और 3 फार्मूला पहले से लिखी हुई थी। तो ये जो ईएमटी की वॉल्यूम 2 है उसकी कट पेस्ट करके रखा हूँ। इसकी फार्मूला आप इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन या क्वांटिटी या प्रेशर या रेजिस्टेंस निकालने के लिए चारों टर्म में से कोई भी आपको 3 दे देगा और 1 निकालने के लिए कहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर या रेजिस्टेंस देख करके एरिया निकालने के लिए कहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। स्पेसिफिक कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर डिपेंड्स ऑन, जो स्पेसिफिक कूलिंग पावर होती है माइन एयर की वो किस पर निर्भर करती है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ द एयर। बी नंबर कहता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर। रेडियंट टेम्परेचर, तो रेडियंट टेम्परेचर जो आसपास की टेम्परेचर होती है वो रेडियंट टेम्परेचर कहलाती है। सी नंबर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, रेडियंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो ये रेडियंट टेम्परेचर होती है, हम लोग एक इमेजिनरी इनक्लोजर के अंदर बंद हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं, बाहर से फिर इनक्लोजर के अंदर आते हैं, तो जो कंफर्टेबल कंडीशन जब हमको अंदर में महसूस होने लगती है बाहर और अंदर होते हुए, तो उस टेम्परेचर को रेडियंट टेम्परेचर या इफेक्टिव टेम्परेचर भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर जो है जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, रेडियंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्किन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिएगा मैं पीटीओ में रेफरेंस करके रखा हूं, लेकिन आपको याद रखिएगा कि माइन एयर की जो पावर है, कूलिंग पावर है, वो डिपेंड करती है वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ एयर पर ही। तो आंसर एक को टिक लगाएगी, लेकिन रेफरेंस के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर personal comfort depends largely upon the rate of the cooling of the human body. The temperature, humidity and velocity of air should be within reasonable limit to permit heat generate within the body of the removed at the same rate. To judge whether a working place is suitable for a man to work efficiently and without discomfort, it is necessary to know the temperature of the air at the working place, the relative humidity of the air and the air velocity. तो यहाँ पर relative humidity में ही हम लोग जो है निकालने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द वर्किंग प्लेस पर जो टेम्परेचर है उसकी भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताती है। तो इस तरह से तीनों को कंसिडर करते हैं। कूलिंग पावर ऑफ एयर इज द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ एबव 3 फैक्टर्स। एबव 3 फैक्टर्स को ही जो है ज्वाइंट इफेक्ट हमको एयर का कूलिंग पावर दर्शाती है फ्रेंड्स। तो 3 फैक्टर को ही आप टिक लगाना है, इसलिए ए नंबर को टिक लगा करके आप आगे की ओर बढ़े हैं फ्रेंड्स। 37 नंबर में
देखिए, इफ फ्री रेस्पिरेबल सिलिका परसेंट इन एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट सैंपल कलेक्टेड इन ए कोल माइन विथ अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर प्रोसीजर इज 8%, देन व्हाट विल बी द परमिशिबल लिमिट ऑफ एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट इन मिलीग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल्ड। यहाँ पर प्रश्न समझते हैं फ्रेंड्स, रेस्पिरेबल सिलिका परसेंट जो एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट है, वो फ्री सिलिका वो कलेक्टेड की गई है कोल माइन से, जो कि अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट से की गई है, वो प्रॉपर प्रोसीजर द्वारा की गई है, जो कि 8% है, सिलिका परसेंट 8% दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द परमिशिबल लिमिट ऑफ द एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट, तो एयरबॉर्न परमिशिबल रेस्पिरेबल डस्ट कितनी होगी, 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर पूछा है फ्रेंड्स। तो एज पर CMR 143(2) जो प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट कहता है, उसमें परमिशिबल लिमिट ऑफ द एयरबॉर्न डस्ट रेस्पिरेबल डस्ट 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होती है, लेकिन सिलिका परसेंट 5% से कम रहती है तब। लेकिन सिलिका परसेंट 5% से अधिक रहने पर, 5% से अधिक रहने पर 10 अपॉन सिलिका परसेंट ली जाती है। तो इसलिए 10 बटे में सिलिका परसेंट आप 8% से डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 आएगी। तो आप आंसर नंबर ई को टिक लगाते हुए, जो कि आपको यहाँ पर दी हुई है, आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट इन ए माइन इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 28 मीटर, द आइसोथर्मल लाइन एट ए डेप्थ ऑफ 20 मीटर इज हैविंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द रॉक टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन एट 580 मीटर डेप्थ। फ्रेंड्स, जियोथर्मल ग्रेडियंट आपको याद रखना होगा कि सरफेस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस तक जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, परंतु उसके बाद हर एक सर्टेन डेप्थ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक 28 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रही है। ये जियोथर्मिक ग्रेडियंट ही कहलाती है। और आइसोथर्मल लाइन जो दी हुई है, जहां तक सरफेस से 20 मीटर डेप्थ तक जो आइसोथर्मल लाइन है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मानी जाती है, जो कि वहां पर जो आइसोथर्मल लाइन के पास जो टेम्परेचर है 20 मीटर गहराई पर, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर रॉक टेम्परेचर पूछा जा रहा है 580 मीटर पर, वो भी केल्विन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप सरफेस से 580 मीटर की डेप्थ पर कह रहे हैं कि टेम्परेचर कितनी होगी, तो 20 मीटर तक तो 28 सेंटीग्रेड रहती है, तो 580 को 20 से मीटर से माइनस कर दीजिए तो 560 मीटर बच रही है। अब 20 मीटर के नीचे 560 मीटर तक का जो गहराई है, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 28 मीटर पर बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे रॉक टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड जब निकालिएगा तो 560/28 करिएगा, और साथ में जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मीटर की डेप्थ पर जो टेम्परेचर है, उससे उसको प्लस कीजिएगा तो आपकी आएगी 48 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 प्लस 28 यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रेंड्स 48 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करना पड़ेगा। 273 से प्लस कीजिएगा तो 321 आएगी, जो कि आंसर नंबर डी आपकी राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द ओवरऑल सिस्टम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वेंटिलेशन इज 37.3%, द एयर पावर इज 200 HP, द इनपुट मोटर पावर विल बी 10 किलोवाट। यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ द वेंटिलेशन दी हुई है 37.3%, द एयर पावर दी हुई है 200 HP, और इनपुट मोटर पावर पूछ रही है किलोवाट में फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ कट पेस्ट करके मैं रखा हूँ MS वॉल्यूम 4 का, जो कि अपने कर्माकर साहब की पुस्तक है, MS वॉल्यूम 4 माइनिंग सप्लीमेंट वॉल्यूम 4। इसमें पावर ऑफ वेंटिलेशन की फॉर्मूला दी हुई है, एयर पावर PQ बटे 60 इंटू 102, जो कि किलोवाट में आती है, या PQ बटे में जब 60 इंटू 75 HP होती है, जब यहाँ पर P प्रेशर इन mm ऑफ वाटर गॉज और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, जबकि क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन क्यूबिक मीटर पर मिनट होती है Q। तब ये वैल्यू हम लोग रखते हैं, एयर पावर की 2 अलग अलग रखते हैं। अब यहाँ पर मोटर पावर जो होती है, एयर पावर, उसको हम लोग HP के लिए हो गई, 1 किलोवाट के लिए हो गई। अब मोटर पावर की फॉर्मूला होती है एयर पावर बटे फैन इफिशिएंसी, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगी, मोटर पावर एयर पावर बटे में फैन इफिशिएंसी। आपको एयर पावर जो है HP में दिया हुआ है, तो जो आएगी HP में ही आएगी। आपको फैन इफिशिएंसी जो दी हुई है आपको 37.3% दी हुई है, तो 0.373 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 536.19 आएगी। लेकिन ये जो है HP में आ रही है फ्रेंड्स, इसको आपको पूछा है किलोवाट में, तो किलोवाट के लिए इसको आपको याद रखना होगा कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। तो 1 किलोवाट में जो है 0.746 होगा, तो 0.746 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 किलोवाट आएगा। तो आंसर बी को आप टिक लगा के
आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो की आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रश्न मैं सम्मिलित किया हूं, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेथड्स ऑफ रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया। सील्ड ऑफ एरिया को ओपन करने के लिए इनमें से कौन मेथड है रीओपनिंग का? तो द डायरेक्ट सर्कुलेशन मेथड, बी नंबर प्रायर इंस्पेक्शन मेथड, द स्टेज मेथड, द पार्शियल रिकवरी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर चारों मेथड जो है आपको पार्शियल रीओपनिंग के मेथड है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं डीजी देशमुख माइनिंग सप्लीमेंट जो एचएन कर्माकर की वॉल्यूम 2 है उसकी कट पेस्ट करके रखा हूं, जिसमें ऊपर में लिख दिया हूं कि मेथड ऑफ रीओपनिंग ऑफ ए सील्ड ऑफ एरिया। 3 मेथड यहाँ पर दी हुई है, डायरेक्ट रीओपनिंग, स्टेज रीओपनिंग, पार्शियल रीओपनिंग। यहाँ डायरेक्ट दी हुई है, स्टेज दी हुई है, पार्शियल दी हुई है। प्रायर इंस्पेक्शन मेथड भी उसी का पार्ट है। इस कारण से हम लोग पार्शियल डायरेक्ट रीओपनिंग में फॉर स्मॉल एरिया के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट रीओपनिंग। कैसे करते हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट रीओपनिंग फॉर स्मॉल एरिया के लिए की जाती है वेयर कंडीशन और नॉट डिफिकल्ट होता है। जब रेस्क्यू पार्टी तोड़ते हैं, किसको, ब्रिज को, स्टॉपिंग को तोड़ते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एरिया का और डिक्लेयर करते हैं उसको सेफ की वो सेफ है जगह। फिर रिस्टोरेशन इन वेंटिलेशन सपोर्ट, और जो वो उसको ब्रेक कर लेते हैं, सेफ जब कर लेते हैं तब जो है उसको वेंटिलेशन और सपोर्ट से रिस्टोरेशन करेंगे। तो ये डायरेक्ट रीओपनिंग मेथड हो गई। स्टेज रीओपनिंग में फॉर कंपैरेटिवली बिगर एरिया, जब बड़ी एरिया लगभग बड़ी एरिया रहती है तब स्टेज रीओपनिंग करते हैं। इसमें वेयर कंडीशन आर डिफिकल्ट जब हो रहती है तब इसको अडॉप्ट करते हैं। बाय रेस्क्यू पार्टी द्वारा ही इसको करना है। ओपनिंग पिलर बाय पिलर, एक एक करके एक रो में जो पिलर बाय पिलर है एक एक करके हम लोग को डीप में या फिर राइज में ओपन करना होगा। फॉल को क्लीनिंग करना होगा, सपोर्टिंग करना होगा, वेंटिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। फिर रीओपन द होल एरिया बाय दिस मेथड, तब जो है स्टेज बाय स्टेज अब बाकी एरिया को आप रीओपन करते हैं। पार्शियल रीओपनिंग में व्हेन द सील्ड ऑफ एरिया इज वेरी लार्ज, जब सील्ड ऑफ एरिया बहुत लार्ज होती है, जैसे पूरी खदान को आपने सील कर दिया, तब उसमें रीओपनिंग बाय रेस्क्यू पार्टी ही करेंगे। रीओपनिंग ऑफ ए पार्टी ओनली करेंगे, पार्ट ओनली करेंगे। एक पार्ट को वन करके ओपन करके यानी कि रीओपन करके बाकी को सील कर देंगे। सीलिंग ऑफ द बैलेंस पार्ट को सीलिंग कर देंगे। तो इसमें जो है हम लोग ब्रीचिंग टू बी डन साइमल्टेनियसली ऑफ वन स्टॉपिंग इन द इनटेक एंड अदर इन द रिटर्न। साइमल्टेनियसली हम लोग रीओपन करने का काम करना होता है, एक इनटेक का और एक जो है रिटर्न का, ब्रीचिंग करते हुए जाते हैं। फॉर दिस पर्पज थिनिंग में बी डन फॉर स्टॉपिंग टू बी ब्रिज्ड, तो थिनिंग भी साथ साथ में करते जाते हैं। और ये जो लीव एटलीस्ट 48 आवर, जब थिनिंग हम लोग कर लेते हैं, ब्रीचिंग कर लेते हैं, तो उसको 48 आवर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से पार्शियल रीओपनिंग की मेथड है, जिसको हम लोग आप देखें 3 मेथड आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन रीओपनिंग करने के लिए जो सील्ड ऑफ एरिया की कंडीशन है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। तो इसमें जब हम लोग को सबसे पहले स्टेटस मॉनिटरिंग करनी रहती है। जब हम लोग 142 का जो रेगुलेशन है, CMR 142 का 3 नंबर है, उसमें हम लोग जिस 142 रेगुलेशन जो कहा है, क्या कहा है, प्रिकॉशन वेयर फायर एग्जिस्ट के समय प्रिकॉशन लेना है कि हर 30 दिन में हमको एक बार सैंपल लेनी रहती है, जो कि अंदर की स्थिति, सील्ड ऑफ एरिया के अंदर की स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे ही हमको उस अंदर की स्थिति आग बुझी हुई पता चलती है, किन कंडीशन से आग बुझी हुई पाते हैं हम लोग, स्टेटस मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। एनालिसिस ऑफ सैंपल फ्रॉम सील्ड ऑफ एरिया, सुटेबल कंडीशन फॉर रीओपनिंग आर। तो सुटेबल कंडीशन क्या होगी, O2 बहुत कम होगा, CH4 मैक्सिमम होगा, CO प्रैक्टिकली नील होगा, CO2 स्मॉल परसेंटेज में होगा या नील होगा CO2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैंपल रिजल्ट सेल फॉल इन द नॉन एक्सप्लोसिव जोन, जो आग की स्थिति है उसको बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसकी एक वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक्सप्लोसिव जोन में नहीं रहेगी सैंपल का रिजल्ट। पोजीशन में भी आल्सो भी कंफर्म बाय द लिक्विड डायग्राम से भी हम पोजीशन को कंफर्म और कर लेंगे। टेम्परेचर सर्वे करेंगे, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई एज कंपेयर टू वर्जिन टेम्परेचर। वर्जिन टेम्परेचर से बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं होगी, स्पेशली इन द रूफ रॉक में जो होगी जहां पर आप सील करने वाले हैं, रीओपन करने वाले हैं। तीसरी नंबर में केमिकल पैरामीटर्स में हम लोग CO/O2 डिफिशिएंसी पता करते हैं, यानी ग्राम रेशियो पता करते हैं, शुड बी नॉर्मल होनी चाहिए सीमिया जोन के लिए, जो कि 0.1 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। और जो CO2/O2 डिफिशिएंसी है वो विलेट रेशियो कहलाती है, जो कि
नॉर्मल होना चाहिए, जो कि बिलो 40% से नीचे होनी चाहिए। नारायण इथिलीन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी नील होना चाहिए। और लीगल एक्शन में नोटिस देंगे हम लोग किसको, आरआईएम और सीआईएम को, अंडर रेगुलेशन 148(2) के तहत रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क के तहत रीओपन करने के लिए सीआईएम और आरआईएम को 14 दिन पहले आपको नोटिस देनी होगी। यहाँ पर हमको प्रिपरेशन फॉर द ओपनिंग के लिए सरफेस प्रिपरेशन करनी होगी, रिटर्न पॉइंट के नजदीक प्रिपरेशन करनी होगी, ट्रेनिंग ऑफ सम स्मार्ट पर्सनल की करनी होगी, समन्स रेस्क्यू 10 पर्सन अरेंज देयर एकोमोडेशन, फूडिंग शेल्टर की व्यवस्था करनी होगी। अंडरग्राउंड प्रिपरेशन में हम फ्रेश एयर वेस्ट स्टेब्लिश करेंगे, स्टोरेज ऑफ मटेरियल नियर द साइट इंक्लूडिंग वाटर भी करना पड़ेगा, और एक्चुअल ऑपरेशन हमको मेथड डिसीजन लेना होगा कि कौन सी मेथड से हमको रीओपनिंग करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो सरफेस प्रिपरेशन करते हैं उसमें स्टॉक मटेरियल जैसे कि ब्रिटिश क्लॉथ, ऑक्सिलरी फैन, डकिंग, सफिशिएंट सपोर्ट मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग वाटर एट साइट एक्सेट्रा को प्रिपेयर करते हैं। रिटर्न के समय रिटर्न जो पिट होती है वो उसको जो है घेरते हैं, एरिया को घेरते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं, आसपास के एरिया को खाली कराते हैं। ड्वेलिंग्स मतलब आसपास के एरिया होती है। इफ एनी ऑथराइज्ड एंट्री, नो ऑथराइज्ड एंट्री, अनऑथराइज्ड एंट्री को रोकना होता है। हाइटेनिंग ऑफ दिस इवेसी को हाइटेनिंग करते हैं। तो इस तरह से स्मार्ट पर्सन को ट्रेनिंग आदि सब देख करके हम लोग जो है रीओपनिंग करने का प्रोग्राम करते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहेगी आपकी मिश्रा सर माइनिंग क्लास की 40 नंबर तक का जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट है उसकी क्वेश्चन पेपर, जो कि फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर जो कोल अनरिस्ट्रिक्टेड की है उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 41 से अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन दबाइए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।